क्लास नरसिंहपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। आज आपके समक्ष जय प्रक्रम के टॉपिक विषम पोषी पोषण को लेकर प्रस्तुत हैं। इससे पहले आपको स्वपोषी पोषण के बारे में बताया गया। आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं उन्हें हम विषम पोषी, हेट्रोट्रॉफ या और इस तरह के पोषण को विषम पोषी पोषण या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस पूरी प्रकृति में ऐसे कौन से जीव हैं? आपको बताया गया है कि जितने हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। लेकिन उनके अलावा जितने भी जीव हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं, जिन्हें हम विषम पोषी और उनके पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि एक कोशिकीय जीव से लेकर के बहुकोशिकीय जीव तक सबका भोजन ग्रहण करने का, भोजन को पाचन करने का सभी लोगों की अलग अलग प्रोसेस है, सब में अलग अलग विधि होती है। उसी के बारे में हमको चर्चा करना है कि यह होता कैसे है। इसके लिए हम जंतुओं में पोषण की विभिन्न अवस्थाएं, जो डिफरेंट स्टेजेज होती हैं, इनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। जैसे इसमें आपको सबसे पहले दिखाया गया है कि इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जो हमारी पोषण की अवस्था होती है, उसको हम अंतर्ग्रहण या इंजेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है पाचन, जिसको डाइजेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अगला पॉइंट स्वांगीकरण, एसिमुलेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मल विसर्जन या बहिक्षेपण, जिसको हम इजेशन कहते हैं। इन्हीं 5 पॉइंट के तहत यह पूरी पोषण की हमारी प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको हम 1 बाय 1 इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर्ग्रहण होता क्या है। व्हाट इज इंजेशन या अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? प्रकृति के वातावरण से किसी भी भोज्य पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं तो शरीर के अंदर जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, जो ग्रहण किया जाता है, उसे ग्रहण करने को ही हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण करने का मतलब उसको अंदर लेना, भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण करना। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया है, क्या सभी जीव एक तरीके से ही करते हैं? सब में अलग अलग ये विधि होती है। जैसे यहाँ पे दिखा गया है जीव एक कोशिकीय जंतुओं और बहुकोशिकीय जंतुओं। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं या मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, सभी लोगों के अंदर ये अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ अमीबा पैरामीशियम का उदाहरण दिया गया है, यूग्लिना भी है, यहाँ हाइड्रा पक्षी, मेढक और मानव है। अब यह है कि भोजन कैसे लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रा पक्षी, मेढक और मानव की, और यहाँ ये अमीबा पैरामीशियम की, तो किसी भी भोजन को ग्रहण करने के लिए हमें मुख तक लाना आवश्यक होता है। जब तक वो हमारे मुख तक पहुँचेगा नहीं, तब तक हम कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो मुख तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं अमीबा और पैरामीशियम की, तो एक ऐसे यह एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें किसी तरह का कोई मुख नहीं होता है। यह आपका अमीबा है। अब इसमें मुख नहीं होता है तो वास्तव में भोजन कैसे ग्रहण करेगा? तो यह क्या करता है, अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए किसी भी भोज्य पदार्थ को अपने वो शरीर पे चिपकाता है। यहाँ अगर कोई भोज्य कण अगर है, और जाहिर सी बात है कि यह अमीबा पानी में पाया जाता है, तो पानी में जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो पानी से बहते हुए जब इसके शरीर तक पहुँचते हैं तो इसको क्या करता है, वो अपने शरीर पर इसको चिपका लेता है। उसके बाद इसमें कूटपाद बनते हैं। अगर यहाँ पर ये भोज्य कण है तो इसके कूटपाद इसको अंदर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर ये जो भोज्य होता है, भोज्य कण, फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि यह इसके अंदर जो है चला जाता है। यह वैक्यूल होती है जिसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं, और बाद में फिर ये अपने अंदर इसको क्या करता है, यह इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसकी कंडीशन होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई मुख तो होता नहीं है, तो यह भोजन का कण इसमें आसानी से चिपकता है और इसको अंदर कूटपाद बनते हैं और उसको भोजन को अंदर ले लेते हैं। वैसे ही अगर ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम जो कि आप स्लीपर की तरह से जिसका चित्र होता है, इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पैरामीशियम होता है जिस पे ये हेयर होते हैं, तो ये भी सेम वैसे ही उसी तरीके से ये भोजन को लेने का काम करता है।
तो यहाँ पर बताना मतलब ये काम है कि जैसे कोई भी एक कोशिकीय प्राणी है जिसके अंदर मुख नहीं होता है, तो भोजन को लेने की जो प्रक्रिया होती है, अंतर्ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, इनमें अलग अलग होता है। अब यहाँ हम जब बहुकोशिकीय जंतुओं की बात करते हैं तो बहुकोशिकीय जंतुओं में एक उदाहरण हमारा हाइड्रा है। हाइड्रा क्या होता है, उसमें स्पर्शांक होते हैं। वो क्या करते हैं कि भोजन को उसके माध्यम से वो स्पर्श करता है और उसके मुख तक वो पहुँच जाता है। यहाँ पर पक्षी है, पक्षियों के अंदर चोंच होती है, चोंच के माध्यम को भोजन को अपने मुख के अंदर ले देती हैं डायरेक्ट जो है उसको। उसके बाद है मेढक। मेढक में जो है द्विपार्श्विक जीभ होती है, जैसे वो जीभ को बाहर फेंकता है और उसके ऊपर चिपका करके अपने भोजन को ग्रहण करता है। अगर हम मानव हैं तो ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिया है, तो हमें अगर किसी भी भोजन को लेना होता है तो हम इन हाथों से अपने मुख तक लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि अंतर्ग्रहण कैसे होता है। तो एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, जिसके बारे में हमने चर्चा की किस तरीके से यह भोजन को अपने अंदर लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है पाचन। जब एक बार भोजन, जो भोज्य पदार्थ है, हमारे मुख के अंदर आता है तो जीव कैसे उसका पाचन करते हैं। यहाँ भी आपको बताएंगे कि जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है, यह पाचन की प्रक्रिया भी इन दोनों जीवों में अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन अभी पाचन होता क्या है, अभी हमने चर्चा की कि अगर अमीबा और पैरामीशियम है तो जल में जो भी भोज्य पदार्थ होता है, बह रहा है, उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है और उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह भोजन जटिल होता है और विलेय होता है और वह कार्बनिक अवस्था में होता है। अब उसको क्या करते हैं, वो भी ठोस अवस्था में भी होता है। उसको हमको उस जटिल को सरल अवस्था में तोड़ना है, उस अविलेय को विलेय अवस्था में लाना है, उस ठोस को तरल अवस्था में लाना है, उस कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में लाना है, ताकि जिसको आसानी से हमारा शरीर उसको ग्रहण कर सके। तो वह क्रिया जिसके माध्यम से भोजन को सरल, विलेय, अकार्बनिक अवस्था, तरल अवस्था में बदला जाता है, उस क्रिया को हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं। क्योंकि इसके बारे में हमको आगे डिटेल में चर्चा करनी है, अभी यहाँ आपको सिर्फ संक्षिप्त परिचय इनके माध्यम से बताया जा रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पाचन में जो एक कोशिकीय जीव होता है और बहुकोशिकीय जीव, दोनों में अंतर है। यह एक कोशिकीय जीव, इसके शरीर की समस्त, इस अमीबा की सारी प्रक्रियाएं सिर्फ एक कोशिका के अंदर संपन्न होती है, तो उसका भोजन भी एक कोशिका के अंदर ही होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, अब उनका पाचन कैसे होता है, तो इनके अंदर एक आहार नाल होती है, एक लंबी नली होती है जो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक, जिसे हम आहार नाल कहते हैं, और उस आहार नाल में पाचक ग्रंथियां होती हैं और उससे जुड़े पाचक रस होते हैं। पाचक ग्रंथियों से स्रावित और पाचक रस मिल करके इस भोजन को पचाने का काम करते हैं। यह प्रक्रिया जटिल होती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई प्रक्रिया होती नहीं है। इसके अंदर जो खाद्य रिक्तिका होती है, जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, उसके अंदर भोजन का कण समाहित होता है और वहीं से भोजन का पाचन हो जाता है। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अंतर्ग्रहण भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया, पाचन भी हो गया, और भोजन को पचने के बाद अब भोजन तरल अवस्था में आ जाता है, तो उसका अवशोषण होना जरूरी है। यहाँ पर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनके अंदर एक कोशिका के अंदर ही उस भोजन का पाचन के बाद अवशोषण हो जाता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इन बहुकोशिकीय जीवों के अंदर, जैसे केचुआ है, तो केचुआ में एक टफ्लोसोम होता है, टफ्लोसोम होता है, इसके माध्यम से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। लेकिन जो कशेरुकीय प्राणी है, कशेरुकीय का मतलब जो उच्च कोशिकीय, जिसको बहुकोशिकीय में उच्च जंतु जिसको कह सकते हैं, जिसमें मानव है, ये बंदर भी है, पक्षी भी है, तो इनमें क्या होता है, इनमें रसांकुर, खास तौर से अगर हम मनुष्य और बंदर की बात करें तो मनुष्य और बंदर, इन दो जीवों में रसांकुर होता है।
जिनको हम विलाई भी कहते हैं, यह आंत के अंदर होते हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं, जिनके माध्यम से भोजन अवशोषित हो जाता है। इसके अंदर डायरेक्ट जो है ये कोशिका के अंदर होता है। इनके अंदर आहार नाल के लास्ट पोजीशन में जो आंत होती है वहाँ से भोजन का अवशोषण रसांकुरों के द्वारा संपन्न होता है और इस तरीके से भोजन अवशोषित हो जाता है क्योंकि तरल अवस्था में आ जाता है। अब उसके बाद अगले स्टेप में अगर ये भोजन हमारा अवशोषित होता है तो उस भोजन का जो अगला चरण होता है जिसको हम स्वांगीकरण या असिमिलेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होने के बाद यह जब जीव द्रव्य में वह प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है और कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद उसके जीव द्रव्य में विलीन हो जाना, उस जीव द्रव्य में समाहित हो जाना, उसी को हम स्वांगीकरण या असिमिलेशन कहते हैं। अब एक कोशिकीय जीव है तो इसका जीव द्रव्य भी इसी कोशिका के अंदर है, तो यह भोजन आसानी से पचे हुए भोजन का अवशोषण उसके बाद इसमें वो समाहित हो जाता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर बहुत सी कोशिकाएं होती हैं और उन बहुत सी कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए अब हमें किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिनके द्वारा हमारा भोजन वहां पर पहुंचे। तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए हमें किसी तरल माध्यम की आवश्यकता होती है और वह तरल माध्यम ब्लड होता है। ब्लड है, दूसरा लसिका होता है जिसको लिम्फ कहते हैं, यानी रक्त और लसिका के द्वारा वह उस तमाम कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है, उसके जीव द्रव्य तक पहुंचता है और वहां जीव द्रव्य तक पहुंचने के बाद इस पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण संपन्न होता है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है मल विसर्जन या बहिक्षेपण, जिसको हम इजेशन कहते हैं। फर्स्ट टाइम में हमने क्या देखा कि भोजन का ग्रहण हुआ जिसको हमने इंजेशन यानी अंदर लिया जाना, और इस भोजन के पचे हुए पदार्थ को शरीर से जो बाहर निकालते हैं उस क्रिया को इजेशन या विसर्जन या बहिक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पर प्रकृति ने तमाम ऐसे जीव हैं जिनके अंदर उसकी व्यवस्था की है, तो वह क्रिया जिसके द्वारा यह संपन्न होता है उसमें उत्सर्जन मुख्य रूप से होता है। और ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनके अंदर इसी एक कोशिका के माध्यम से ही वह पचे हुए भोज्य पदार्थ को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की कि यहाँ पर हमने देखा आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यह मुख से लेकर के गुदा द्वार तक, यहाँ जो भी आप जब आगे आप पढ़ेंगे तो ये बताया जाएगा ये एक ऐसा होल होता है कि जहाँ से पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया हमारा उत्सर्जन के माध्यम से, एक्सक्रीशन के माध्यम से संपन्न होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।